करें अनीमिया इन प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले अनीमिया इन प्रेगनेंसी में हम लोग देखेंगे कि अनीमिया इन प्रेगनेंसी। तो बेसिकली अनीमिया इन प्रेगनेंसी में सबसे पहले इसमें होता क्या है, अनीमिया हम लोग बोलते हैं किसमें है कि जो हीमोग्लोबिन होता है लेस इन नंबर, तो हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है इसमें डिक्रीज हो जाता है। तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का नंबर होना चाहिए वो डिक्रीज हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अनीमिया। अब इसमें हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अनीमिया। सबसे पहले इसमें आयरन डिफिशियंसी अनीमिया जो होता है वो प्रेग्नेंट लेडी में कॉमन होता है। तो प्रेगनेंसी में हम लोग अनीमिया देख रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि एक सेकंड ना, तो अनीमिया इन प्रेगनेंसी जैसे हम लोग देख रहे थे, तो बेसिकली अनीमिया इन प्रेगनेंसी मतलब इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन का जो नंबर है, मतलब जो हीमोग्लोबिन का जितना अमाउंट होना चाहिए उतना अमाउंट हीमोग्लोबिन का नहीं होता, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है इसमें। अब बेसिकली हम लोग सबसे पहले प्रेगनेंसी इन अनीमिया देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि जो अनीमिया होता है, तो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया की जैसे हम लोग बात करें इसमें तो जिसमें साइन सिम्टम हम लोग देते हैं। सबसे पहले क्या साइन आता है, क्या सिम्टम आता है। तो इसमें जैसे देखो क्या साइन रहेगा, साइन क्या रहता है इसमें, साइन जैसे इसमें पैलर मिलता है। अब पैलर मतलब पता है जो अपने कंजक्टाइवा रहेगा, जैसे पल्पेब्रा होगा वहाँ पे हम लोग देखेंगे, एटा पल्पेब्रा पे देखेंगे, और लाइट पे हम लोग देखना है, जो डे लाइट होता है वहाँ पे देखने का है। और वहाँ पे टंग में देखने का है हम लोग, वहाँ पे हम लोग पाम में देख सकते हैं, पाम में देख सकते हैं, और नेल बेड पे हम लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे और क्या साइन मिलता है, जैसे यहाँ पे एक और साइन मिलता है जैसे स्पूनिंग ऑफ नेल, स्पूनिंग जैसे हम लोग इसको हम लोग कोलिंचिया बोलते हैं, जैसे स्पून शेप नेल हो जाता है। वहाँ पे ग्लोसाइटिस होता है, वहाँ पे ग्लोसाइटिस होता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है, एडिमा ऑफ लेग, एडिमा ऑफ लेग, लेग में एडिमा मिलेगा। और वहाँ पे जो लंग साउंड रहेगा क्रिप्ट, क्रिप्ट सुनाई देता है अपने को, क्रिप्ट लंग साउंड सुनाई देता है वहाँ पे। और मरमर मिलेगा, मरमर मतलब एबनॉर्मल हार्ट साउंड, मरमर वहाँ पे मिलेगा, हार्ट साउंड जो रहेगा वहाँ पे मरमर मिलेगा। तो जो हार्ट साउंड अगर मरमर मिल रहा है तो एक सीवियर अनीमिया हो गया। सीवियर अनीमिया कब बोलेंगे, जब हीमोग्लोबिन लेस देन 600 ग्राम पर डेसीलीटर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीवियर अनीमिया। उसके बाद सिम्टम तो बहुत आसान है, इसमें सिम्टम क्या होगा, वो थोड़ा डिजीनेस रहेगा, फैटिग होगा। उसके बाद एनोरेक्सिया होगा, एनोरेक्सिया मतलब उसका भूख मर जाएगा। उसके बाद इनडाइजेशन का प्रॉब्लम उसमें चालू हो जाएगा, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, पाल्पिटेशन होगा उसमें, डिज्निया होगा, और स्वेलिंग ऑफ लेग होगा। और उसके करके आता है पाइका। तो पाइका वो जो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होता है तो इसमें पाइका करके देखा जाता है कि वो ईंटा पत्थर गिट्टी ये सब, वो मिट्टी ये सब खाते हैं, तो ये पाइका, तो ये सब सिम्टम्स हो गए। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग इसका इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या क्या कराते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम लोग इसमें सीबीसी करा सकते हैं। सीबीसी में हीमोग्लोबिन हम लोग को पता चल जाएगा कितना सीवियरिटी हीमोग्लोबिन की। अब सपोज क्या होता है कि सपोज हीमोग्लोबिन का हम लोग उसमें कॉज देखते हैं किस वजह से कम हुआ। तो सपोज किसी का हीमोग्लोबिन 9 ग्राम पर डेसीलीटर था और उसके बाद 3 महीने बाद हो गया 7 ग्राम पर डेसीलीटर, तो इसका हो सकता है मेन कॉज हो सकता है इसका कोई हेलिमेंथस इन्फेक्शन हो, क्योंकि क्या करता है इंटरफेयर करता है आयरन एब्जॉर्प्शन के साथ में। तो इसमें हम लोग टैबलेट या इंजेक्शन चलाएंगे। और अगर सपोज कि कोई लेडी है और सपोज कोई लेडी है उसका 10 ग्राम पर डेसीलीटर था, पर तीन दिन बाद ही उसका 6 ग्राम पर डेसीलीटर हो गया, तो इसमें हो सकता है एक्यूट ब्लड लॉस का कंडीशन है, जैसे APH हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसमें हम लोग RX ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे। अब इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ अनीमिया देखेंगे। तो देखो टाइप ऑफ अनीमिया में बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग को जैसे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होता है। जैसे हम लोग को कुछ ब्लड इंडिसेस पता होना चाहिए, जैसे MCV हो गया, मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ये अपने को क्या बताता है, ये अपने को मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम में क्या होता है, साइज ऑफ WBC, साइज ऑफ RBC बताता है। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन ये क्या बताता है कि जो अपना एक कलर बताता है, ये अपना कलर बताता है कि एक RBC में कितना हीमोग्लोबिन है, ये बताता है। उसके बाद MCSC ये कॉन्सेंट्रेशन बताता है कि कितने सारे हीमोग्लोबिन है एक RBC में, तो MCSC तो ये सब ये बताता है। जैसे अगर किसी को विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होगी तो क्या होता है, माइक्रोसाइटिक अनीमिया मिलती है, माइक्रोसाइटिक अनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक अनीमिया वहाँ पे क्यों मिलती है, और मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक हो सकता है या नॉर्मोक्रोमिक भी हो सकता है। क्यों मिलती है, क्योंकि जो विटामिन B12 है ये सब क्या बनाते हैं, RBC बनाते हैं, पर वो मैच्योर नहीं हो पाता। अब जो RBC जाएगा मैच्योर नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाता है बड़े बड़े RBC रहते हैं, क्योंकि मैच्योर होकर छोटा बनता है, पर बड़े बड़े RBC रहते हैं, इसीलिए स्प्लीन को पास नहीं कर पाते और यहाँ पे ब्रेक होकर मर जाते हैं।
तो इसका लाइफ साइकिल कम हो जाता है। तो मैक्रोसाइटिक हो गया, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया ये हो गया, ये इसके बाद हो गया। तो ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद मैंने ये बताया, उसके बाद कि जैसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया में अगर बोलूँ क्या क्या हो सकता है माइक्रोसाइटिक में, तो सबसे पहले डिफिशियंसी ऑफ आयरन हो सकता है, क्रोनिक डिजीज़ है कोई, थैलेसीमिया हो गया, तो ये सब, और सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, तो ये सब हो गया। तो ये सब बेसिकली किस में आएगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया में। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं तो हम लोग इसमें कंफर्मेशन के लिए, कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम लोग क्या करा सकते हैं, सीरम आयरन करा सकते हैं। सीरम आयरन अगर इसका लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर है, माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है, लेस देन 60 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है, तो ये अनीमिया है। सेकेंड, सीरम फेरिटीन करा सकते हैं। सीरम फेरिटीन बेसिकली, सीरम फेरिटीन क्या होता है, स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन है, तो इसमें कम मिलेगा, तो लेस देन 50 है तो अनीमिया है वो। और TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये 350 है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होता है, जो आयरन रहता है अपने बॉडी में उसको लेके आता है कहाँ पे, बोन मैरो में, ब्लड के थ्रू ये लेके आता है, क्या बोलते हैं, मतलब जो स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन है उसको कौन लेके आता है, एक प्लाज्मा प्रोटीन लेके आता है, जिसको कंबाइन करके तब वो क्या होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। अब उस कम है तो अपने को हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनाना है, तो इसका लेवल जो है बढ़ जाएगा, तो TIBC जो होता है इसमें ज़्यादा होता है। और तो ये हो गया, तो सीरम आयरन, सीरम फेरिटीन और TIBC, और परसेंटेज सेचुरेशन अगर लेस देन, और परसेंटेज सेचुरेशन भी कराते हैं, और लेस देन 60% है, तो उसमें भी क्या है, अनीमिया है। और उसके बाद और भी हम लोग इसमें हम लोग क्या करा सकते हैं, सीरम फोलिक एसिड लेवल करा सकते हैं, सीरम विटामिन B1-2 का लेवल करा सकते हैं, तो ये सब हम लोग करा के दे सकते हैं। उसके बाद थैलेसीमिया के लिए हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करा सकते हैं। तो थैलेसीमिया मतलब क्या होता है, इसमें RBC जो होते हैं उसमें डिफेक्ट होता है, उसमें जो चैन्स होती है उसमें डिफेक्ट होता है, तो थैलेसीमिया के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट हम लोग करा के देख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग आयरन डिफिशियंसी जो अनीमिया है, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, तो इसमें हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया में जो होता है इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया का ट्रीटमेंट IDA, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले फेरस होता है और एक फेरिक होता है, फेरिक फॉर्म होता है। तो बेसिकली जो फेरिक फॉर्म होता है वो जो फेरस फॉर्म होता है, एब्जॉर्प्शन होता है इन फॉर्म ऑफ आयरन, ये भी एब्जॉर्ब, ये वाला ये जो फेरस फॉर्म होता है एब्जॉर्ब होता है इन फॉर्म ऑफ आयरन। पर इसमें जो अपने को जो वेजिटेबल्स में मिलता है वो फेरस वाला मिलता है, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन ईजिली होता है, पर फेरस 3 का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता। तो एक बात देख लेना इसमें कौन किसका एब्जॉर्प्शन होता है, किसका नहीं होता। तो उसके बाद हम लोग को जैसे रेड मीट हो गया, तो रेड मीट में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन अच्छा मिलता है, एब्जॉर्प्शन बेटर मिलता है। पर अगर वेजिटेबल वाले जो आयरन्स होते हैं उनमें जो फेरिक फॉर्म होता है उनमें एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता, तो क्योंकि उसमें कुछ वहाँ पे फाइटेट्स होते हैं जो इसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं। इसीलिए जो नॉन वेज में आयरन रहता है वो ईजिली एब्जॉर्बल है और उसमें बायोअवेलेबिलिटी भी उसकी ज़्यादा होती है, तो ये अपने को ध्यान रखने का है। और कुछ इंटेस्टाइनल वॉर्म वगैरह अगर होते हैं, GIT के वॉर्म वगैरह, इंटेस्टाइनल वॉल, वो भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखने का है। देन इसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट इसमें हम लोग एक अल्बेंडाजॉल दे देते हैं, अल्बेंडाजॉल हम लोग दे देते हैं 400 mg सिंगल डोज हम लोग देते हैं, ये वो सिर्फ सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में देते हैं। प्लस हम लोग आयरन देते हैं, प्लस हम लोग एलिमेंटल आयरन देते हैं, जिसमें फेरस सल्फेट हो गया और फेरस फ्लोरिनेट हो गया, तो ये सब देते हैं। अभी एलिमेंट आयरन हम लोग को देना कैसे है, तो ये हम लोग देखते हैं। जो एलिमेंटल आयरन होता है बेसिकली उसका 1.5 to 2 mg पर kg हम लोग देते हैं, मतलब 50 kg में 100 mg हम लोग आयरन देंगे पेशेंट में, इससे स्टार्ट करेंगे। अब बेसिकली होता क्या है कि हम लोग अगर 100 mg ले रहे हैं तो इसका बेसिकली 6 से 8 ही % एब्जॉर्ब होता है, सपोज 10% मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग ने आयरन का टैबलेट आज से स्टार्ट हुआ तो जो रिस्पांस आने में टाइम लगता है, हीमोग्लोबिन का नंबर आने में टाइम लगता है, इंक्रीज होने में टाइम लगता है, वो कम से कम 20 दिन तक लग जाता है, 20 दिन तक उसको में लग जाता है टाइम। तो मतलब होता क्या है, मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक लग जाता है, 2 वीक तक, तो 10 से 20 दिन तक लग जाते हैं। तो मतलब आज अगर मैंने आयरन दिया तो उसका हीमोग्लोबिन 20 दिन के 2 हफ्ते के बाद से बढ़ना चालू हो जाता है, मतलब 10 से 20 दिन उसको लगते हैं। तो सपोज़ अगर किसी का हीमोग्लोबिन 6 है और उसको 9 है किसी का हीमोग्लोबिन, और अपना टारगेट हीमोग्लोबिन हमेशा 12 रहता है, तो सपोज़ उसका 9 हीमोग्लोबिन है और 12 तक उसको लाना है, तो 9 हो गया, तो 2 वीक तो लग गए, 2 वीक तो उसको लग गए, हम लोग ने आयरन दिया, 2 वीक में कुछ नहीं होगा, 2 वीक प्लस हर दिन 0.5, हर हफ्ते 0.5 बढ़ेगा, तो मतलब 4 दिन में कितना हो गया, 4 दिन में 2 बढ़ा तो 6, मतलब ऐसा करके टोटल मिला के 6 मतलब 6 हफ्ते में कितना बढ़ेगा,
3 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा तो 9 3 12, मतलब 6 हफ्ते इधर प्लस 2 हफ्ते इधर, तो पूरा मिला के 8 हफ्ते लग जाएगा अपने को 9 से 12 पहुंचने में। तो मतलब टारगेट अपने को 8 हफ्ते लग जाएगा। तो अगर किसी का सपोज पीरियड ऑफ जेस्टेशन, सपोज किसी को जेस्टेशन पीरियड जो है, किसी का प्रेगनेंसी जो है 34 वीक की है, 34 वीक की है और अपने को उसको 4 वीक के बाद डिलीवरी करना है। तो बेसिकली इसमें क्या हम लोग के पास 4 ही वीक है और उसको 9 से 12 पहुंचाना है। सपोज 9 है, 9 से 12 पहुंचाना है तो अपने को पता है कितने वीक तक लग जाएगा, अपने को टाइम कितना लग जाएगा। अपने को टाइम सपोज किसी का 9 है तो अपने को टाइम कितना 6 वीक लग जाएगा। इसी के लिए इसमें क्या भी करना पड़ेगा, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग को एक ही ऑप्शन रहेगा, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसमें ऑप्शन रहेगा, ये याद रखने का। अब ये हो गया, अपन ये देख लिए, तो ये देख लिए मतलब सपोज इसमें कैसा है कि जो ये हो गया, जिससे सपोज हम लोग ओरल देते हैं तो उनमें सपोज क्या होता है कि 20 दिन रिस्पॉन्स आने में लगता है प्लस 500 mg जो अपना ये स्टोर फॉर्म होता है ये होता है। तो सपोज किसी को हम लोग 100 mg दे रहे हैं तो उसका 10 mg एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको ये पूरा पाने के लिए अपने को टारगेट पाने के लिए कितना 50/100, 50/100 मतलब 500, 50/500 मतलब कितना हो गया 50 दिन प्लस 20 दिन, मतलब टोटल 70 दिन हम लोग को लग जाएंगे। तो इस केस में अगर कोई लेडी 33 वीक प्रेगनेंसी है तो उसमें हम लोग सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे उसमें। अब सपोज क्या है, कोई लेडी पर जो आईएम और आईवी रूट होता है उसमें क्या होता है, इसका भी रिस्पांस 20 दिन में आता है, पर इसमें डोजेज जल्दी एब्जॉर्ब होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं 200 mg करके जल्दी दे देते हैं, मतलब उसको तो 70 दिन लगातार खाना पड़ेगा, पर इसको 2 हफ्ते में इसका जो डोजिंग है वो कंप्लीट हो जाता है और 20 दिन बाद रिस्पांस होता है, पर 25 और 26 दिन में हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो गया है। मतलब किसी की प्रेगनेंसी सपोज 34 वीक है और अपने को 38 वीक में डिलीवर करने का, तो मतलब कितना वीक हो गया है, मिला के टोटल कितना वीक हो गया, 4 वीक हो गया। तो मतलब 4 वीक हो गया तो मतलब कितना दिन हो गया वो 28 डे। तो इस केस में हम लोग IVIM में हम लोग जा सकते हैं। पर अगर किसी का सपोज क्या है, सपोज किसी का 36 है और 2 वीक के बाद डिलीवरी करना, तो इसमें भी हम लोग IM नहीं दे सकते। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। तो इसके बाद ये हम लोग ने देख लिया। देन इसके बाद हम लोग इंडिकेशन देखते हैं ट्रीटमेंट का। तो आयरन हम लोग दे सकते हैं, ओरल दे सकते हैं, प्लस हम लोग IVIM भी दे सकते हैं इसमें। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंडक्शन सबसे पहले ये हो गया। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग किस में करते हैं वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या इंडिकेशन है, अरे यार ये चलो कोई नहीं, इसमें हम लोग देख लेंगे सब। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या क्या इंडिकेशन है कि एक्यूट ब्लड लॉस हो, मतलब 2 लीटर ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका हो, या फिर सीवियर अनेमिया है मतलब लेस देन 6 ग्राम हीमोग्लोबिन है, या फिर किसी में हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस है मतलब क्रोनिक अनेमिक हो वो, या फिर मतलब अचानक से टैचिकार्डिया वगैरह वहाँ पे चालू हो गया हो, और किसी का पीरियड ऑफ जेस्टेशन मोर देन 34 वीक है तो उसमें हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ये हो गया। और अब सपोज हम लोग किसी में IV पेरेंटल हम लोग किस में देते हैं। अब सपोज कि कोई पेशेंट है वो कंप्लायंस है, उसका कंप्लायंस बैड है, मतलब वो भूल जाता है, दवा खाना भूल जा रहा है, आयरन की टैबलेट खाना भूल जा रहा है, या किसी में पेशेंट जो है इरेगुलर विजिट कर रहा है क्लिनिक पे, तो हम लोग उसमें देख ही नहीं पाएंगे हीमोग्लोबिन, तो उसमें भी हम लोग को IM या फिर ओरल देना पड़ेगा। तो इसको हम इंडिकेशन दिख रहे हैं IVIM का। तो बैड कंप्लायंस ऑफ पेशेंट, उसके बाद पेशेंट का जो विजिट है इरेगुलर है, और नोजिया और वोमिटिंग, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आयरन की टैबलेट से नोजिया और वोमिटिंग होती है तो मतलब नहीं निकलता उसका खा के। और किसी में मॉल एब्जॉर्प्शन जो है इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है उसका मॉल एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, तो उसमें हम लोग पेरेंटल हम लोग देते हैं, उसमें हम लोग पेरेंटल देते हैं, ये हो गया। तो अभी ये हो गया। तो अभी सपोज क्या हो गया कि अभी पेरेंटल, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट हम लोग हमेशा किससे करते हैं, आयरन एलिमेंटल आयरन। तो सपोज हम लोग ने उसको OD दिया 3 दिन तक के लिए, तो OD दिया 3 दिन के लिए, और अगर वोमिटिंग नहीं हुआ तो हम लोग उसको क्या देंगे, BD कर देंगे 7 दिन के लिए। और अगर सपोज वोमिटिंग नहीं हुआ तो रिपीट करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे, और वोमिटिंग हो गया तो हम लोग स्विच कर लेंगे किसमें, पेरेंटल में। और पेरेंटल हम लोग उसमें OD देंगे 3 to 6 मंथ के लिए, 3 to 6 मंथ के लिए हम लोग उसमें देते हैं, पेरेंटल हम लोग देते हैं, और OD देते हैं 3 to 6 मंथ के लिए। ये पेरेंटल हम लोग कैसे करते हैं उसका भी मैं बताता हूँ। अब दिन क्या हो गया, कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी भी होता है ना, उसमें भी लेडी जो है नॉर्मल लेडी भी अनेमिक हो जाती है, तो इसमें हम लोग 100 mg पर डे हम लोग उसको देते हैं फॉर 100 डे के लिए, उसमें भी आयरन सप्लीमेंट देते हैं हम लोग, ये हो गया। देन इसके बाद अब पेरेंटल जो IVIM है उसको हम लोग सबसे पहले हम लोग IM नहीं प्रेफर करते, क्योंकि क्या होता है इससे पेनफुल होता है, बार बार हम लोग उसमें देते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है वहाँ पे, तो हम लोग IV मेनली प्रेफर करते हैं। अब जो IV हम लोग देते हैं तो सबसे पहले जैसे इसमें हम लोग IV जैसे आयरन सुक्रोज हो गया,
आयरन सुक्रोज एक मेडिसिन आती है आयरन सुक्रोज, और फेरस कार्बोक्सी माल्टोज, फेरस कार्बोक्सी माल्टोज। तो ये दोनों हम लोग IV फॉर्म में देते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसका हम डोज कैलकुलेशन देते हैं कि कैसे उस पेशेंट में हम लोग उस आयरन को लेवल को हम लोग मेंटेन करेंगे। तो सपोज क्या होता है कि इसका डोज कैलकुलेशन कैसा होता है पेरेंटल का, तो सपोज बताऊँ, जैसे टारगेट हीमोग्लोबिन माइनस एक्चुअल हीमोग्लोबिन, टारगेट हीमोग्लोबिन माइनस एक्चुअल हीमोग्लोबिन इंटू 1.25 इंटू वेट प्लस 500। तो सपोज किसी का अभी हम लोग का टारगेट हीमोग्लोबिन हमेशा एक ही रहता है, टारगेट हीमोग्लोबिन हमेशा क्या रहता है कि 12। तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं कि 12 कर देते हैं, सॉरी, तो इसमें जैसे टारगेट हीमोग्लोबिन 12 माइनस सपोज उसका है 9 है, एक्चुअल हीमोग्लोबिन उसका 9 है। अब हम लोग क्या करते देते हैं इंटू 1.25 कर देते हैं, इंटू 1.25 इंटू 60, सपोज उसका बॉडी वेट 60 है प्लस 500, तो टोटल कितना हो गया 725, सपोज 800। तो 800 रिक्वायरमेंट है उसको, तो 800 mg देंगे तब उसका जाके 9 से 12 होगा। तो हम लोग को 800 mg आयरन एटलीस्ट देना है, 800 mg हम लोग को आयरन एटलीस्ट उसको देना है। तो सपोज तो होता क्या है, सपोज मैं आयरन सुक्रोज की बात करता हूँ सिर्फ, तो जो ये आयरन सुक्रोज होता है, आयरन सुक्रोज हम लोग IV देते हैं, तो इसका जो मैक्सिमम डोज होता है 200 mg हम लोग को देता है, 200 mg। अब हम लोग को डोज ने हम लोग ने कैलकुलेट कर दिया कि इसको 800 mg देना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हफ्ते में 2 बार 2 पर वीक हम लोग उसको 200 mg देंगे, तो 2 हफ्ते में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक वीक में 2 बार दिया, तो 2 वीक में 4 बार हम लोग उसको दे देते हैं। अब देते कैसे वो देखते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग देते कैसे, और यही सेम फेरस कार्बोक्सी माल्टोज भी देते हैं, एक वीक में 2 बार और 2 वीक में 4 बार, उसका भी डोज 200 mg होता है। तो 2 हफ्ते में 4 बार देके 800 mg कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो 200 mg रहता है आयरन, हम लोग 200 mg आयरन सुक्रोज इन 100 ml नॉर्मल सलाइन में देते हैं ओवर 20 मिनट। तो पहला जो शुरू के 5 मिनट में हम लोग क्या करते हैं, स्लो देते हैं 10 ड्रॉप पर मिनट, और उसके बाद रिमेनिंग 15 मिनट में पूरा हम लोग चढ़ा देते हैं। तो ये देते हैं, ऐसा करके ये पहली बार दिया, तो सेकंड फिर 3 दिन बाद फिर ऐसा देंगे, फिर दूसरे हफ्ते में भी 2 बार इसको ऐसा ही करके देना है। तो ऐसा 4 बार देंगे, तो जो आयरन उसका जो हीमोग्लोबिन का उसका रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। पर इसमें रिस्पांस आने में कितना दिन लगेगा, तो 20 दिन तो इसमें लगेगा रिस्पांस आने में, मतलब हीमोग्लोबिन वहाँ से स्टार्ट होना चालू होगा, और 25 से 26 दिन में क्या होगा, इस आयरन पेरेंटल देने से 25-26 दिन में हीमोग्लोबिन 12 तक पहुँच जाएगा, 12% तक पहुँच जाएगा। तो यार दिस इज़ ऑल अबाउट द अनीमिया इन प्रेगनेंसी। तो हम लोग ने देख लिया अनीमिया इन प्रेगनेंसी।